एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। मैं दामिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। और आज जैसा कि आप पीछे देख चुके हैं कि आज हम बात करेंगे जो क्लास 11 का हमारा फाइन आर्ट का सिलेबस है। ठीक है, फाइन आर्ट के सिलेबस पे बहुत अच्छे से बात करेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे सो दैट आपको एक एक टॉपिक आपके फिंगरप्रिंट पे याद हो जाए, मतलब आपके फिंगर पे याद हो जाए। तो बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से, ताकि सिलेबस में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सिलेबस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना सिलेबस। आज हम बात करेंगे फाइन आर्ट के सिलेबस के बारे में, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि जो फाइन आर्ट है, मतलब जिन भी बच्चों ने पेंटिंग ली है, ठीक है, ग्राफिक लिया है या फिर कमर्शियल आर्ट ली है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर किसी स्टूडेंट ने लिया है तो आप ये बात जानते हैं कि इसका जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। यानी कि जिस भी बच्चे ने पेंटिंग ली है, ग्राफिक ली है, कमर्शियल आर्ट लिया है या फिर स्कल्पचर यानी कि मूर्ति कला, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट को ऑफर किया है तो जो इनका थ्योरी का सिलेबस होगा वो सेम होगा। ठीक है, अब आपका जो पेपर होता है वो दो पार्ट में डिवाइड है। एक आपका है थ्योरी, ठीक है, जो कि आपकी 30 मार्क्स की है। और इस थ्योरी का जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। और इस थ्योरी में 2 यूनिट लगी हुई है, यूनिट 1 और यूनिट 2। उसके बाद बात करते हैं प्रैक्टिकल। जो प्रैक्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल हमारा 70 मार्क्स का है, तो काफी ज्यादा वेटेज रखता है 70 मार्क्स। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिकल होगा एक्चुअली ये आपका होगा 6 आवर का। 6 आवर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें से 3-3 घंटे का टाइम पीरियड होगा आपके पास, बीच में आपको ब्रेक मिलेगा। तो ये है आपका एक ओवरव्यू कि आपका प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होगा, कितना टाइम पीरियड का होगा। अब हम बात करते हैं अपने थ्योरी के सिलेबस की। तो आप लोग जानते हैं कि जो थ्योरी है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी बात किया कि जो भी ग्राफिक्स वाले बच्चे हैं, जिन्होंने स्कल्पचर लिया है या फिर जिन्होंने पेंटिंग ली है या कमर्शियल आर्ट ली है, इन चारों सब्जेक्ट्स को जिस बच्चे ने भी ऑप्ट किया है उसका जो सिलेबस होगा, ठीक है, वो क्या है, सिलेबस सेम रहेगा। यानी कि हम इस क्लास में जो भी फाइन आर्ट के बारे में बात करेंगे, पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, वो सभी की सभी चीजें आप ग्राफिक्स वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, वो कोई भी स्टूडेंट, मतलब जिसने इन चारों सब्जेक्ट में से कुछ भी ऑप्ट किया वो पढ़ सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम इस तरीके से सब्जेक्ट को समझेंगे, इसके थ्योरी के एक एक डायमेंशंस को बहुत अच्छे से बात करेंगे, ताकि आपको थ्योरी के जो 30 मार्क्स है एटलीस्ट उसमें से आपको 29 to 28 मार्क्स तो मिल ही जाए। और जिस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और आप मेरे साथ अगर एंड तक बने रहेंगे तो ट्रस्ट मी, आपको 28 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए थ्योरी के। बाकी प्रैक्टिकल की क्या बात होगी, तो हम प्रैक्टिकल के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि प्रैक्टिकल में कैसे मेजरमेंट होगा, आप किन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, और 70 मार्क्स में से कैसे कौन कौन से बिंदु ऐसे होंगे जिसको टीचर एग्जामिनर जो होगा वो जब मेजर करेंगे तो उस बात का ध्यान रखेंगे। तो इन सारी चीजों के बारे में भी जब आपका प्रैक्टिकल होगा तब हम बात करेंगे। पर फिलहाल हमारा जो 30 मार्क्स है जो थ्योरी है, और थ्योरी आप समझिए कि इतना इजी, मतलब 30 मार्क्स आपके एकदम फ्री के मार्क्स है। अगर आप लोग सिलेबस को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिलेबस में आपने एटलीस्ट 40 to 50% आपका जो सिलेबस है वो आपने कवर अप कर लिया है, क्योंकि सिलेबस में उन्होंने कंटेंट में आपके बहुत सारे बिंदुओं को बता दिया है, काफी सारी चीजें डिस्कस कर दी है, तो आपका काम और भी ज्यादा ईजी हो जाता है। बस अगर हमें किसी चीज पे बल देना होगा तो बस वो स्टडी और एप्रिसिएशन वाला टॉपिक होगा, वही हमें थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बाकी आपके सारे टॉपिक, सभी कंटेंट आपके जो सीबीएसई है उसने आपको पहले ही दे दिया है। तो सोचिए आपका कितना बड़ा काम उन्होंने आसान कर दिया है। अब इसी सिलेबस को हमें क्या करना है, हमें अपने माइंड में करना है सेट, ताकि जो भी जैसे आप लोग पेपर अगर देखेंगे, आपने अपने क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो उसमें क्वेश्चंस बटे हुए हैं, 1-1 मार्क्स से क्वेश्चन, 2-2 मार्क्स से क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन। तो अगर आपको सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार होगा, आपके 1-1 मार्क्स वाले क्वेश्चन ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। ठीक है, फिर हम जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात करेंगे तब हम वहाँ पे आपके 2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो जाएंगे।
इस तरीके से हम अपने पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सिलेबस को, ताकि बिना समय जाया किए हम अपने सिलेबस पे बहुत ही अच्छी सी चर्चा कर सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी थ्योरी की। थ्योरी की बात कर ली हमने, ये 30 मार्क्स की है, ठीक है, 2 यूनिट में है, यूनिट 1 और यूनिट 2। अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट 1 की, यानी कि थ्योरी का जो यूनिट 1 है उसमें आपके 3 टॉपिक लगे हुए हैं, जिसमें पहला है आपका प्राग ऐतिहासिक शैल क्षेत्र। तो हम लोगों ने, मैंने शुरू में बताया था आपको कि हम यहाँ से बात करेंगे, मतलब जब हम आर्ट की बात कर रहे हैं और आप क्लास 11th में है, 11th में आर्ट आप पढ़ रहे हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इंट्रोडक्शन मतलब प्राक ऐतिहासिक में कला का क्या स्वरूप था, उसके बाद मध्यकाल तक आते आते कला में क्या क्या परिवर्तन हुए, हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे, ठीक है। तो हम प्राग से शुरू करेंगे, प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड, और वहां से लेकर हम बात करेंगे, आएंगे मध्यकाल तक, ठीक है। मध्यकाल में आप लोग जानते हो कि जो मध्यकाल है वो, उसमें कितना सारे चेंजेस हुए। इसमें से सबसे बड़ा जो एक चेंज था वो था वास्तुकला को लेकर, ठीक है। आज भी आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे वास्तुकला में आपको एग्जांपल्स पता है, तो हम जब आगे इस बारे में बात करेंगे तब अच्छे से और डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं हम अपने यूनिट नंबर 1 की और उसके टॉपिक्स की। तो यूनिट अगर 1 की बात करते हैं, सबसे पहला इसमें प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र, इसके हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, पीरियड और लोकेशन की, कि क्या पीरियड रहा है इसका, उसका क्या लोकेशन है। उसके बाद स्टडी एंड एप्रिसिएशन। देखिए, स्टडी एंड एप्रिसिएशन का मतलब क्या है। स्टडी का मतलब होता है कि जैसे भीम बेटिका दिया है आपको, और आपको जो विजर्ड डांस है, आपने अगर प्राग ऐतिहासिक या फिर जो शैल चित्र है, पत्थरों पे बनी चित्र देखे होंगे, तो आपने कुछ लोगों के जो ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ऐसे करके उन लोगों के ना डांस के कुछ चित्र देखे होंगे, तो वही है विजर्ड आर्ट, ठीक है। इसको बोला इन्होंने विजर्ड आर्ट्स के बारे में बात करेंगे हम। और एक भीम बेटिका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इनके बारे में हमें थोड़ा सा क्या करना है, हमें इनके बारे में थोड़ा सा डीप स्टडी करनी है, प्लस हमें इसके कुछ जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उनकी बात करनी है। तो 2 चीजें डिस्कस करनी है बस, ठीक है। स्टडी एप्रिसिएशन में इतना ही करना है। उसके बाद इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक था। हालांकि ये जो विस्तार इन्होंने लिया है, ये हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो स्थल है उनका लिया है। तो उसमें हम हड़प्पा सभ्यता है, रोपड़ है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगन और बनावली, इन क्षेत्रों की बात की है। उसके बाद आप देखोगे कि इन क्षेत्रों में स्पेसिफिक क्या चीजें मिली। आपने देखा होगा मोहनजोदड़ो में बहुत सारी मूर्तियां मिली है। आपने धोलावीरा में सुना होगा एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। तो ये सारे क्या है, वहां पे कुछ मिले हुए कुछ आर्ट से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 1 में है। तो यूनिट 1 में आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, जिसमें हम प्राग ऐतिहासिक बात, जो काल है उसके शैल चित्रों की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, पीरियड, लोकेशन, स्टडी एंड एप्रिसिएशन, बस। उसके बाद बात करते हैं हम अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है, आपका जो अगला टॉपिक है इसी में यूनिट नंबर 1 में ही, वो है स्टडी एंड एप्रिसिएशन। मतलब किसका हमें स्टडी और एप्रिसिएशन पढ़ना है, कांसे और जो टेराकोटा की मूर्ति है। आपने देखा है हड़प्पा जो सभ्यता है या हड़प्पा स्थल है, वहां से हमें कई सारी कांसे की मूर्तियां मिली है, छोटी, और एक बहुत फेमस मूर्ति भी मिली है। इसके अलावा हमें वहां पे टेराकोटा की मूर्ति भी मिली है। तो हमें इसकी स्टडी को पढ़ना है, यानी कि क्या मेथड होता था, उसके बाद कैसे इसको बनाया जाता था, कौन कौन सी मूर्ति कहाँ कहाँ पे मिली है, उनके क्या क्या सकारात्मक बिंदु है कलात्मक दृष्टि से। उसके बाद हम बात करेंगे मेथड ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग। आप लोग जानते हैं कि जो ब्रॉन्ज होता है उसको कास्ट करके उसकी इससे मूर्ति बनाई जाती है। और ये जो कला थी, यानी कि जो ये ब्रॉन्ज कला थी, इसका जो मेथड था मूर्ति बनाने का, वो चोल काल तक चलता रहा। तो आप लोग समझिए कि जो आज आपने नटराज की मूर्ति सुनी होगी, आपके सिलेबस में भी है वो, तो आप लोग उसका भी अध्ययन करेंगे और आप देखेंगे कि कैसे हड़प्पा सभ्यता में जो मूर्ति बनी है, आपके एक टेराकोटा की मूर्ति है, एक ब्रॉन्ज की मूर्ति है, वो कहाँ से कहाँ तक, मतलब कला का कितना उत्कर्ष और कितना विकास हुआ कि नटराज की मूर्ति इतनी सुंदर देखने को हमें मिलती है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे जब हम ब्रॉन्ज की बात करेंगे, वो आपका यूनिट नंबर 2 में है। फिर हम बात करते हैं, इसमें हमें डांसिंग गर्ल के बारे में बात करनी है, बहुत फेमस है ये। उसके बाद मेल टॉर्सो है। मेल टॉर्सो एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है, वहां से एक अधेड़ पुरुष है। अधेड़ पुरुष मतलब उसका सर नहीं है, उसका इतनी बॉडी की एक हमें मूर्ति मिली है। ये रेड लाइमस्टोन से बनी हुई है। उसके बाद मदर गॉडेस, एक मातृ देवी की हमें मूर्ति मिली है, तो वो उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे, किससे बनी है, कैसे बनी है, क्या उसके फीचर्स है, बस 3 चीजें। फिर हम बात करेंगे स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग स्टील्स।
आपने अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोग जानते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें मोहरों की भी काफी बात हुई है और हमें काफी सारे मोहर जो है वो मिले भी हैं। तो ये क्या दर्शाता है, ठीक है, मोहर हमें मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि उस समय के जो लोग थे वो व्यापार आदि किया करते थे। तो उसके भी कुछ हमें जो कलात्मक पक्ष है उसको हम इसमें देखेंगे। तो क्या-क्या है वो पॉइंट्स? सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग सील। सील का मतलब होता है मोहर। इसमें आपको एक बुल के बारे में बात करनी है। एक्चुअली बुल एक पूरा वो है, आपने देखा होगा कि एक मोहर मिली है, उसपे एक बुल का वो लगा हुआ है और साथ ही एक जो है वो स्कल्पचर भी मिला हुआ है बुल का, ठीक है? तो 2 चीज़ें हैं। बात करेंगे मृदभांडों की, ठीक है? हड़प्पा सभ्यता में आपने देखा होगा मृदभांड कई प्रकार के थे, पॉटरी बहुत सुंदर-सुंदर है, किस तरीके से वो उसपे वो करते थे, उसका डेकोरेशन कैसे करते थे, उन बातों को इसमें पढ़ेंगे। ये मोहनजोदड़ो से मिले हैं और दोनों मोहनजोदड़ो से मिले हैं। फिर हमारा जो इसमें तीसरा बिंदु रहेगा वो है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। अब आप जब आर्ट की बात कर रहे हैं तो बुद्धिस्ट आर्ट आप जानते हैं अजंता, एलोरा, कितने ज्यादा सांची का स्तूप आर्ट का विषय है ये। जैन की बात करेंगे और हम कुछ हिंदू आर्ट की बात करेंगे, ठीक है? कब से कब तक? तीसरी शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक, सॉरी तीसरी 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 8th सेंचुरी कॉमन एरा तक। तो ये हमारा पीरियड रहेगा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तब से 8वीं शताब्दी तक। तो यहाँ से यहाँ तक के पीरियड में हम बात करेंगे बुद्धिस्ट आर्ट की, जैन आर्ट की, हिंदू आर्ट की। अब इसमें भी आप समझिए कि इसमें भी इन्होंने जो मतलब सीबीएसई है उसने आपके जो टॉपिक्स है वो क्लियर कर दिए कि आपको इसमें क्या-क्या पढ़ना है। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, हम इसमें बात करेंगे बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू आर्ट की। टाइम पीरियड है आपका तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक। अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि क्या-क्या टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट ड्यूरिंग, यानी कि जो मौर्यन पीरियड है, कुषाण पीरियड है और गुप्तान पीरियड है। 3 पीरियड हैं जो आर्ट की दृष्टि से बड़े इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इन तीनों पीरियड में जो आर्ट है, ठीक है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझेंगे, कितना विकास हुआ उसका और एक सामान्य परिचय लेंगे। अब आप देखिए मौर्यन आर्ट में भी 2-3 आपके जो स्कल्पचर है वो जोड़े हुए हैं। पहला एक आपको चौरी बरार है, एक यक्षिणी है, उसकी मूर्ति पढ़नी है। उसके बाद लौह स्तंभ के बारे में आपको थोड़ा-सा जानना है, उसका एक जनरल इंट्रोडक्शन रखना है बस। उसके बाद हम बात करते हैं कुषाण पीरियड। अब कुषाण पीरियड आते-आते क्या हुआ था, कुषाण एक्चुअली मौर्योत्तर काल है, ठीक है? मौर्योत्तर काल में कुषाण वंश हुआ। तो उसमें क्या था, उसमें गांधार कला यानी कि मूर्ति कला का एक जो शैली थी उसका विकास हुआ, मथुरा कला शैली का विकास हुआ, इन दोनों का विकास हुआ जो कि मूर्ति कला की दृष्टि से एक बहुत ही अहम बिंदु था, ठीक है? उसके बाद आप देखोगे गांधार कला, फिर मथुरा कला का विकास के बाद आगे गुप्ता काल में सारनाथ शैली का विकास होगा, इन दोनों शैली को मिलाकर। फिर तीसरे में हम बात करेंगे, हमारा 3rd फेज होगा गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड की जब हम बात करेंगे तो हम इसमें गांधार कला, मथुरा कला और गुप्ता जो शैली थी उसके मिश्रण की बात करेंगे और उस मिश्रण से निर्मित एक नई शैली सारनाथ शैली जिसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो सारनाथ शैली है नहीं आपके सिलेबस में, मतलब डायरेक्टली मेंशन नहीं किया है, बट आई एम श्योर कि इन तीनों को मिलाकर एक नई शैली बनी थी सारनाथ शैली, जो एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसको लिखा है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक आपको क्लियर है कि हम जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, अंडरस्टैंडिंग समझेंगे आर्ट की मौर्यन पीरियड के समय, कुषाण पीरियड के समय और गुप्ता काल के समय। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर्स की। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम कुछ फॉलोइंग स्कल्पचर्स दिए हुए हैं मूर्तियां, उनके हमें कुछ विस्तृत अध्ययन को समझना है और उसके एप्रिसिएशन को, जिसमें आपका लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ है। अगर आपने कभी अशोक का आर्ट के बारे में सुना है या फिर कभी देखा है तो आपने एक चीज बहुत ही ज्यादा देखी होगी, वो है अशोक का जो एक पिलर है जिसमें 3 शेर खड़े हुए हैं, ठीक है? आपने देखा भी जो हमारा सिंबल है, इंडिया का जो नेशनल सिंबल है, वो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, इसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है? तो उसके बारे में बात करेंगे कि लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ जो कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग चौरी बरार की, ठीक है? चौरी बरार फ्रॉम दीदारगंज। तो चौरी बरार फ्रॉम दीदारगंज एक मूर्ति है, ये अशोक के समय पर ही बनी गई थी, यानी कि मौर्यन के समय पर ही। और ये मूर्ति इतनी ज़्यादा सुंदर है कि इसको मोनालिसा ऑफ इंडिया कहा जाता है। समझ रहे हैं आप लोग कि ये इंडिया की मोनालिसा है, इसलिए। और आपके ये
बुक में है ये पिक्चर, आप लोग देख सकते हैं। इसका जो समय है वो है 3वीं शताब्दी ईस्वी। अब बात करेंगे, एक सीटेड बुद्धा है, यानी कि बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है। आप लोग देखेंगे इससे पहले हमें बुद्ध की मूर्ति बहुत कम दिखाई देती थी। आप लोग मौर्य काल में देखोगे तो आपको बुद्ध की मूर्ति नहीं मिलेंगी। बुद्ध की मूर्ति बनना शुरू हुई है मौर्योत्तर काल में। क्यों? क्योंकि उस समय गांधार कला और कौन सा मथुरा शैली का विकास हुआ, आगे फिर सारनाथ शैली का विकास हुआ। यहीं से, यानी कि आप अगर बुद्ध की बात करें तो जो गौतम बुद्ध थे उनकी मूर्ति बनना शुरू हुई है मौर्योत्तर काल में। गुप्त मौर्य काल में कोई भी मूर्ति हमें गौतम बुद्ध की नहीं मिलती है। उसके बाद हम बात करेंगे जैन तीर्थंकर की मूर्ति है, आपने देखी होगी एक्चुअली। आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आपको इजीली इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं उस तक। तो एक मूर्ति है जैन तीर्थंकर की, ये 5वीं शताब्दी की है। इसको हमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है और इसके एप्रिसिएशन को, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को समझना है, ठीक है। उसके बाद एक आपका, जब हम आर्ट की बात कर रहे हैं और हम स्कल्पचर्स की बात कर रहे हैं, पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर हमने अजंता को छोड़ दिया तो यानी कि पेंटिंग्स के फिर वही एक पक्ष को हम कहीं ना कहीं गायब कर रहे हैं, क्योंकि अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाएं भारतीय जो कला है उसमें बहुत ही मानक कलाएं मानी जाती है, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे अजंता की, तो ये अजंता के एक परिचय को देखेंगे, 5वीं शताब्दी का है। और अगर हम इसके कुल केव्स की बात करें, यानी कि कितने केव्स इसमें है, तो कुल मिला के 30 केव्स है। और ये 30 केव्स अलग अलग दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि कुछ स्कल्पचर्स की दृष्टि से, कुछ पेंटिंग की दृष्टि से, और तो कुछ तो एक मुराल पेंटिंग्स होती है उनकी दृष्टि से। तो 3 तरीके से, मतलब अलग अलग आर्ट के कितने सारे फीचर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, इसीलिए आपके सिलेबस में इसको जोड़ा गया है। इसके अलावा चैत्य केव्स, यानी कि इसमें भी आपको 30 के 30 केव्स को नहीं पढ़ना है, केव्स पढ़नी है आपको। कुछ 5 केव्स हैं जो चैत्य केव्स मानी गई हैं। चैत्य एक टर्म होता है बौद्ध में, जो नहीं, बौद्ध में नहीं, मतलब एक टर्म होता है जहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु आदि होते थे वो निवास करते थे शायद, ठीक है। उसके बाद केव्स की बात करें तो 25 जो केव नंबर 25 है, उसमें एक बोधिसत्व की एक पेंटिंग है, ठीक है। उसको आपको थोड़ा सा अच्छे से स्टडी करना है और उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं उन पे बात करेंगे, यानी कि उसके फीचर्स की। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो ये था हमारा यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 के एक बार टॉपिक्स मैं गो थ्रू कर देती हूँ आपको, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने अजंता का परिचय देखा, स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग स्कल्पचर्स, देन जनरल इंट्रोडक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट ड्यूरिंग मौर्यन, कुषाण एंड गुप्ता पीरियड। उसके बाद फिर हमने बात की उससे पहले बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट की। बुद्धिस्ट में हमने बात कर ली, जब हम मौर्यन आर्ट की बात करेंगे तो वो बुद्धिस्ट आर्ट की तरफ उसका झुकाव है। जैन आर्ट में हमने उस मूर्ति को देख लिया, हिंदू आर्ट में हमने कुषाण और गुप्ता पीरियड को देख लिया, उसमें भी हालांकि बहुत सारी बुद्ध की मूर्ति मिली है। उसके बाद स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ फॉलोइंग सील्स, इसमें ये बुल की और मृदभान की बात करेंगे। फिर उससे पहले स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ कांस्य और टेराकोटा की जो मूर्ति थी, जिसमें 3 मूर्तियां हैं, ठीक है। वो 3 मूर्तियां थी, डांसिंग गर्ल और मेल टॉर्स एंड मदर गॉडेस। तो ये है आपकी 3 मूर्तियां, ये आपका यूनिट नंबर 1 में आपका सिलेबस है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 के सिलेबस की, ठीक है। तो जो आपका यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 में आपका है टेम्पल स्कल्पचर, ब्रॉन्ज, आर्टिस्टिक एस्पेक्ट ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। यानी कि हम इसमें बात करेंगे टेम्पल स्कल्पचर्स की। आपने जो मंदिरों में मूर्तियां देखी होंगी वो इसका पार्ट है। इसके अलावा जो मंदिरों की दीवारों पर आप देख सकते हैं, साउथ इंडिया में जब हम जाते हैं तो वहां पे बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां देखने को मिलती है, उन सभी का अध्ययन हम करेंगे टेम्पल स्कल्पचर्स में। उसके बाद ब्रॉन्ज की बात करेंगे, चौल काल तक आते आते ब्रॉन्ज जो मूर्ति कला थी उसका कितना अधिक डेवलपमेंट हुआ उसको समझेंगे और एक एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे। फिर हम बात करेंगे, क्योंकि हमें वर्तमान तक पढ़ना है, तो हम इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर था उसके बारे में, उसके आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स को समझेंगे, ठीक है। यानी कि कलात्मक पहलू किसके, भारतीय इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में। अगर ये तो आपका मेन टॉपिक था, अब हम बात करते हैं इसमें जो टॉपिक लगे हुए हैं। तो पहला जो इसमें टॉपिक है वो है 6ठी शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक के जो भारतीय मंदिर मूर्ति कला है उसके कलात्मक आयाम। यानी कि भारतीय मंदिर मूर्ति कला के जो आयाम है कब से कब तक, 13वीं से लेकर 6ठी से लेकर 13वीं शताब्दी तक, इनको समझेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इसके पीरियड की बात करेंगे, यानी कि मंदिर जो मूर्ति कलाएं हैं, ठीक है, जैसे महाबलीपुरम, तंजावुरम, गंगाकोंड चोलपुरम, यहाँ पे बहुत सुंदर मंदिर हैं, उनकी मूर्ति कलाएं, ठीक है, उसको समझेंगे। कुछ स्पेसिफिक आपकी मूर्तियां भी इसमें दी गई हैं,
तो उसके इंट्रोडक्शन की, पीरियड क्या है और उसका रीजन और उसका शैली विकास कैसे हुआ। तो 4 बिंदुओं को समझेंगे। जो आपका पॉइंट 1 है कि 6ठी से 13वीं सदी तक भारतीय मंदिर मूर्ति कला के जो कलात्मक आयाम है उनका एक परिचय, पीरियड, रीजन और उनका जो शैली रही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या-क्या लगा हुआ है। उसके बाद आपका इसके बाद है ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्टडी एप्रिसिएशन, स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ नोटेबल टेम्पल स्कल्पचर, यानी कि कुछ नोटेबल या कुछ जो मूर्ति कलाएं हैं मंदिर से संबंधित, उनके बारे में आपको स्टडी करनी है और एप्रिसिएशन, उनके कुछ जो फीचर हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उसको नोट डाउन करना है। तो वो कौन कौन से हैं, इन्होंने कुछ दिए भी हुए हैं, जिसमें पहला है आपका गंगा अवतरण। एक मूर्ति है गंगा अवतरण की, ठीक है। इस मूर्ति में क्या दिखाया गया है कि जो गंगा है उसका अवतरण हो रहा है। आप लोगों ने ये सुना भी होगा, मैथोलॉजी भी है कि गंगा है उनका अवतरण हुआ है शिव की जटाओं से। तो वो कहीं न कहीं एक जो माइथोलॉजी है वो यहीं से उसका ओरिजिन होता है, क्योंकि आप लोग देखोगे जब ये, तो पूरा यही दिखाया गया है उसमें कि कैसे उसका ओरिजिन हो रहा है। उसके बारे में हम बात करेंगे। ये 7वीं शताब्दी की है, पल्लव डायनेस्टी के समय ये बनी है। ये ग्रेनाइट रॉक से बनी है और महाबलीपुरम में है, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात करते हैं हम, एक ट्रिनिटी है, ट्रिनिटी बोल सकते हैं या फिर त्रिमूर्ति है। त्रिमूर्ति एक मूर्ति है जो कि 9वीं शताब्दी ईस्वी की है, स्टोन से बनी है और ये एलिफेंटा केव्स में पाई गई है जो कि महाराष्ट्र में है। लक्ष्मी नारायण मूर्ति है, ये आपका कंदरिया महादेव मंदिर है वहां पे स्थित है और ये 10वीं शताब्दी की है। चंदेल डायनेस्टी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और ये स्टोन से बनी है। ये बस इसके की पॉइंट्स हैं। हम लोग जब बात करेंगे जब एप्रिसिएशन की, तो हम कुछ और बिंदु इसमें ऐड करेंगे और उसके फीचर्स को समझेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। एक एक और है, सिंबल प्लेयर है। एक ना आप कोणार्क सूर्य मंदिर, कुछ बच्चे अगर गए होंगे या फिर इंटरनेट पे फोटोज आप देख सकते हैं। एक लेडीज है जो एक सिंबल होता है, उसको सिंबल ही कहते हैं, हाँ सिंबल या सिंबल, उसको बजा रही है, ठीक है। ये एक वाद्य यंत्र होता है, उसको बजा रही है, जो कि कोणार्क सूर्य मंदिर में, ये 13वीं शताब्दी की है, गंगा डायनेस्टी के द्वारा बनवाई गई है और ये स्टोन से निर्मित है। उसके बाद मदर और एक चाइल्ड की एक मूर्ति है जो विमल शाह मंदिर में है और ये है राजस्थान, ठीक है। ये कहाँ पे है, राजस्थान में है ये। उसके बाद है ये 13वीं शताब्दी की है, ये सोलंकी डायनेस्टी के द्वारा बनवाई गई थी और ये व्हाइट मार्बल से बनी हुई है। तो इसके 3 फीचर्स पता चल गए आपको। पहला कि 13वीं शताब्दी में बनी है, दूसरा कौन सी डायनेस्टी है इसमें, सोलंकी डायनेस्टी, और तीसरा कि ये व्हाइट मार्बल से बनी हुई है। उसके बाद हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, फिर एक ब्रोंज की बात करते हैं, ठीक है। ब्रोंज की हमने बात की थी, हमारे जो टॉपिक की देख रहे थे, जिसमें हमने बात की थी टेम्पल स्कल्पचर प्लस हमारा ब्रोंज था और उसके बाद था इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है। ये 3 जो टॉपिक हैं आपके, वो है यूनिट नंबर 2 में। तो यूनिट 2 में आपके 3 टॉपिक मुख्य रूप से लगे हुए हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से हैं वो टॉपिक। हम पहले बात कर चुके हैं स्कल्पचर की, जो मूर्ति कला होती है, मंदिर मूर्ति कला, उसके बारे में बात कर ली। कौन कौन से एप्रिसिएशन, मतलब कौन कौन से आपको मूर्ति कलाएं पढ़नी है, कहाँ पे है, किस शताब्दी की है, इस पे हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो ब्रॉन्ज है। अब एक बार ब्रॉन्ज को समझते हैं, ठीक है। ब्रॉन्ज पे हमने बात करनी है, इंट्रोडक्शन देखना है इंडियन ब्रॉन्ज का, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ कास्टिंग, ब्रॉन्ज को कास्ट किया जाता है तो उसका क्या मेथड होता है, स्टडी एंड अप्रिसिएशन ऑफ साउथ इंडियन ब्रॉन्ज। जब हम इस टाइम पीरियड की बात करें, लगभग 12 या 13 सेंचुरी की, तो चोल डायनेस्टी बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं उसका विस्तार हो चुका था और एक बहुत पावरफुल डायनेस्टी रही है। उसके बाद क्या हुआ कि चोल के समय पर ही जो ब्रोंज था, उसकी जो कास्टिंग थी, मूर्ति कला थी, वो बहुत ज्यादा फेमस हुई और नटराज जो मूर्ति आज हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं चोल शासकों के द्वारा बनवाई गई है। तो हमें 3 चीजें पढ़नी है, हमें एक इंट्रोडक्शन देखना है इंडियन ब्रोंज का, ठीक है, जो कि हम शुरू में देख चुके होंगे, ठीक है, बट हम एक बार इसको रिपीट कर लेंगे। मेथड ऑफ कास्टिंग की बात करें कि कैसे उसको कास्ट किया जाता है। उसके बाद स्टडी और एप्रिसिएशन ऑफ साउथ इंडियन ब्रोंज, मतलब इसमें बस एक ही आपको उसकी स्टडी पढ़नी है और उसके विशेषताएं पढ़नी है, जो है आपका नटराज की मूर्ति 12वीं शताब्दी में बनी थी और ये चोल वंश के द्वारा बनवाई गई थी। अब बात करते हैं, एक लास्ट जो पॉइंट रह गया हमारे सिलेबस का, ठीक है, मैं एक बार ऐसे ही बता देती हूँ उसको कि उसमें हमें क्या पढ़ना है।
हमें उसमें पढ़ना है जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, ठीक है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का हम बात करेंगे इंट्रो की, ठीक है, मतलब कैसे उसकी शुरुआत होती है, और उसमें हम बात करेंगे कुछ स्टडी एंड एप्रिसिएशन, ठीक है, स्टडी एंड एप्रिसिएशन ऑफ कुछ ऐसे आपके वो दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला है कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार जो कि आप जानते हैं कि दिल्ली में है। सेकंड आपका दिया गया है बीजापुर में एक गोल गुंबद है, तो गोल गुंबद है, जो कि बीजापुर में है। तो बस यही दो चीजें आपको इसमें पढ़नी है, ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है इसमें, बस इंट्रोडक्शन देखेंगे और दो इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए कुतुब मीनार को पढ़ेंगे और बीजापुर को पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि इनको ही क्यों दिया गया है, किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है ये, किन्होंने इसको बनवाया और इसके सारे जितने भी इसके कलात्मक पहलू है। तो ये है हमारा क्लास 11th का सिलेबस। एक बार मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि जिन भी बच्चों ने ग्राफिक्स लिया है, कमर्शियल आर्ट ली है, या फिर पेंटिंग ली है, या फिर जिन्होंने भी स्कल्पचर या मूर्ति कला ऑप्ट किया है, ये जो थ्योरी का सिलेबस है वो सेम रहेगा सभी बच्चों के लिए, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस, मेजरमेंट, बाकी सारी चीजें अलग होंगी, लेकिन थ्योरी का सिलेबस सेम रहेगा। तो आप लोग मेरे साथ, जिन बच्चों ने भी ग्राफिक्स लिया है, हम साथ में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीजों को कवर करेंगे, और ये सिलेबस की वीडियो आपको समझना जरूरी रहेगा, ताकि आपका 40 to 50%, अगर मैं देखूँ तो मेरी दृष्टि से 40 to 50% आपका जो सिलेबस है वो यहीं पे कवर हो जा रहा है, अगर आप लोगों ने सिलेबस को अच्छे से समझा है, आप लोगों ने उसको याद किया है। बाकी चीजें जो रह जाएंगे उसको हम अपने वीडियोस में कवर करेंगे, और जल्द ही मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बने रहे रोशन शाह स्टडी पॉइंट के साथ।